हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। तो आज हम बात करेंगे मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। कहाँ मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, कहाँ मैं उसको टैक्स सेविंग के लिए लगाता हूं, या और क्या क्या चीजें इन्वेस्ट करता हूं। आप भी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं जब आप अपने फाइनेंस बनाते हैं, यानी कि आप अपने एक्सपेंस ट्रैक करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। तो आप कौन कौन से पॉइंट को इनमें ध्यान रख सकते हैं और कैसे आप लोन लिए बिना अपनी जो है जिंदगी आराम से बिता सकते हैं और एसेट बना सकते हैं लायबिलिटी की नाम रखते हुए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एंड में जाके पोर्टफोलियो पे डिस्कस करूंगा, अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, तो सबसे पहले आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक्सपेंसेस ट्रैक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी इनकम का कितने परसेंट जो है वो आप एक्सपेंसेस करते हैं, कितना आप उसमें से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आपका एक्सपेंस जो है कोई ऐसी जगह पे जा रहा है जो आपको नहीं करना चाहिए, और कहाँ ऐसा जा रहा है जहां पे आपको ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है वो आप तभी कर पाएंगे जब आप अपना एक्सपेंसेस उसको ट्रैक करेंगे। बात करो सेकंड पॉइंट की, तो आपको एक्सपेंसेस या फिर जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बुक्स भी पढ़नी चाहिए, फाइनेंस पे भी बुक्स पढ़नी चाहिए, ताकि आपको ये जो गाइड मिल, जैसे रिच डैड पुअर डैड की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक अच्छी बुक है जहां पे आप पढ़ सकते हैं। और भी बहुत तरह की मार्केट में बुक्स हैं जिन पर आप पढ़ के और अपना इन्वेस्टमेंट को बारे में और समझ सकते हैं, अपने मनी मैटर्स को लेके और भी चीजों को देख सकते हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक अपना मेंटर डिसाइड करना चाहिए कि आपको, जैसे आप किसी की वीडियो देख रहे हैं तो आप इन्हीं की वीडियो देखते रहिए, या आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसको फॉलो करें, उसके ऊपर ध्यान दें कि भाई मेरे को इसको फॉलो करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आगे चलें। वो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा तरीका बता रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उसको फॉलो करें और अच्छी चीज ये देखें कि क्या आपके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं है। जहां आपको आपके लिए बेनिफिशियल लगता है वहीं इन्वेस्ट करें, या उसी चीज को फाइनेंशियली आप समझें। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपना। अगर आपकी जैसे फॉर एग्जांपल 31st को सैलरी आती है तो आप ये अपने दिमाग में रखें कि आपको फर्स्ट तारीख को, पहली या दूसरी तारीख को सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट करनी है। आपकी SIP जानी है, चाहे वो PPF हो, चाहे वो NPS हो, या कहीं भी है जो वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं अपने मनी रूल्स के बारे में जो आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको रिच बनना है और अच्छा पैसा बनाना है। तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप सिर्फ सैलरी पे काम करके, यानी कि जॉब करके ही आप पैसा बना सकते हैं और रिच हो सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप पैसा तो बनाते हैं, पर उस पैसे को अगर आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते तो आपका जो पैसा कभी ग्रो ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो हैं, जो आज बड़े बिजनेसमैन हैं या बहुत अमीर हैं, उन लोगों ने अपना पैसा जो कमाया उसको इन्वेस्ट किया और आज उसी पैसे से आगे और बिजनेस बना रहे हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि आप जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करें। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इन्फ्लेशन जो है आपके पैसे को, आपने जो वेल्थ बनाई है, आपके घर में पैसे पड़ा है, अगर 100 रुपए पड़ा है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे हर दिन हर घंटे वो डिक्रीज होती जा रही है। तो वो इन्फ्लेशन की वजह से, जैसे कि आप जानते हैं कि सब देश का इन्फ्लेशन वो 7% के लगभग चल रहा है। तो वही अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे जो आपका जो पैसा वो खा रहे हैं, इन्फ्लेशन खाता जा रहा है आपका पैसा, चाहे वो सेविंग अकाउंट में पड़ा है, चाहे वो FD में पड़ा है, कहीं भी पड़ा है, तो वो आपका पैसा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो वही हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि आपको असेट बनाने चाहिए, ना कि लायबिलिटी। आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है मार्केट में जाते हैं, आजकल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड, जैसे कोई टीवी खरीद रहा है, कोई फ्रिज खरीद रहा है, फाइनेंस कराता है उसको, और धीरे धीरे वो 2-3 चीजें ऐसे फाइनेंस करा के उसको, वो जो उसकी EMI बन जाती है। या कोई बंदा गाड़ी लेता है और डाउन पेमेंट उसके पास नहीं होती, तो 90% 80% तक वो लोन उठा लेता है और उसको आने वाले लॉन्ग टर्म यानी 5-6 साल तक वो अपना पे करता रहता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है अपने एसेट्स बनाएं, लायबिलिटी ना बनाएं। अपनी एसेट जो बनाई होंगी उसी से आप चीजें खरीदें, कोशिश करें उसी को ही
आप जो आपने इन्वेस्ट किया था उसी से ही आप कोई चीज लेना चाह रहे हैं तो चीज लें, असेट बनाना चाह रहे हैं तो उसी असेट से असेट बनाए, ना कि लायबिलिटी। अगर हम बात करें तो आपको उतना ही स्पेंड करना चाहिए जितना कि आप बनाते हैं। इसका मतलब कि यानी कि आपने जितना कमाते हैं आपको उससे कम स्पेंड करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 महीने का कमाते हैं तो आपको 10,000 से ऊपर का किसी भी ऐसी चीज में एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। जैसे आप मोबाइल ले रहे हैं तो आप 2 महीने रुक के आप मोबाइल ले तो उसमें आप 15,000 रुपए आप ले सकते हो, 20,000 का ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 50,000 सैलरी है और आप 1 लाख का फोन लेने जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें आपका जो है एक्सपेंस बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो आप उसको डिले कर सकते हैं। उसको आपको डिले करना चाहिए, ना कि हड़बड़ी में वो चीज ले लेनी चाहिए। भाई मैं बात करूं अगर नेक्स्ट पॉइंट की, सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब कुछ चीजें हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैसा तभी बनेगा जब आप होंगे, अगर आप नहीं होंगे तो पैसा नहीं बनेगा। बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और एक लाइफ साइकिल है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं करते तो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि लोन जो अगर आपको बैंक देता है तो वो भी कंपाउंडिंग पे ही कमाता है। तो इसी तरह आपको भी आपका जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को ध्यान रख के करनी चाहिए। बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपको कितना लोन लेना चाहिए। अगर आप ये नीचे जो रूल आप देख सकते हैं कि रूल दे रखा है कि कितनी आपकी ईएमआई डिवाइडेड बाय आपकी टोटल इनकम, नेट मंथली इनकम इनटू 100, यानी कि आपको कितना परसेंट तक का आपकी इनकम का लोन लेना चाहिए या आपका ईएमआई जानी चाहिए। तो अगर आप देखें 20 से 25% नॉर्मल होता है, कंफर्टेबल है कि आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपका फाइनेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है। वही मैं बात करूं 25 से 40% तक का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि एक्सपेंसेस कम हो जाए और ईएमआई आपकी रिड्यूस हो सके, आपके खर्चे कम हो सके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आपका 25% से लेके 40% तक का आपका अगर लोन का ईएमआई जारी है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेस की, यानी कि अगर आपका लोन की ईएमआई जो जारी है वो 40 से लेके 50% है तो आप स्ट्रेस्ड लाइफ बिता रहे हैं, यानी कि आपके ऊपर एक स्ट्रेस पड़ रहा है ईएमआई पे करने का आपकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। वही मैं बात करूं 50% से भी ज्यादा अगर आप ईएमआई दे रहे हैं तब तो जो है वो आपको अलार्मिंग है कि यानी कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, 101% कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका ये जो लोन की ईएमआई जारी है वो कम हो सके या खत्म हो सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और कभी भी अपना पैसा ग्रो नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ ईएमआई पे करते रह जाएंगे। तो बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट जिस चीज का आप सबसे ज्यादा वीडियो में वेट कर रहे थे, तो वो है कि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना जो है इन्वेस्टमेंट का 30% जो है वो पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। और ये जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में ही करता हूँ, स्मॉल कैप पेनी स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। ना मैं किसी को सलाह देता हूँ, ना मेरा को ऑब्जेक्टिव है कि आप भी इसमें करें। तो इसलिए लार्ज एंड मिड कैप में करने की सबसे बड़ी मेरी वजह यही रहती है क्योंकि वो सेफ होते हैं, रिलायबल होते हैं, अच्छी कंपनी को स्टॉक होते हैं, फंडामेंटल अच्छे होते हैं, टेक्निकली अच्छे होते हैं, हर चीज जो है उनकी अच्छी होती है। और स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्ट नहीं करता या कहाँ करता हूँ वो अगर आप देखेंगे तो 30% मेरा म्यूचुअल फंड में जाता है और उस 30% में से 75% मैं स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करता हूँ। और आपको भी, या अगर मैं किसी बात को, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हम उनके जो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि वो अपना पैसा ज्यादातर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। वो इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप ही आपको अल्फा जनरेट करके देता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न बना के देता है, 10, 15, 20 साल में काफी अच्छा रिटर्न बना के देता है। वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो पीपीएफ में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। यस, 15% तक का मेरा जो पोर्शन जाता है इन्वेस्टमेंट का वो जाता है पीपीएफ में। उसके पीछे रीजन है ये रिटायरमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ इसमें लॉक इन पीरियड जो आपका वो तो होता है 15 साल का, पर रिटायरमेंट में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपको टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए टैक्स सेविंग जरूरी है और साथ ही साथ मैं मेरा पीएफ नहीं करता तो इसलिए मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करता हूँ। वहां पे 7.1% का इंटरेस्ट मेरे को मिल जाता है।
वहीं मैं बात करूं 15% जो है मेरा एनपीएस में जाता है। देखिए बिजनेसमैन के लिए कोई पेंशन स्कीम नहीं होती, तो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, और जब रिटायरमेंट आपकी एज आ जाएगी तो आपको पेंशन मिलनी भी शुरू हो जाती है। इसकी डिटेल वीडियो जो मैंने बनाई हुई है, मेरा शॉर्ट्स भी है, वह मैं आपको यहाँ पे आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां आप चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वही मैं बात करूं लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार अपने सेमिनार्स में बोला है, कई बार वेबिनार में बोला है, और बहुत जगह मैंने डाला भी है इस बात को कि आपके पास लिक्विड फंड, इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। कभी भी ऐसी कोई जो है आप पे एक्सपेंस आ जाए जो आप एकदम से आपके पास पैसा ना हो, तब वो इस टाइम पे ये इमरजेंसी फंड या लिक्विड फंड आपके काम आता है, और ये जरूरी है। और ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में दिखाने का रीजन ये भी था, मैं आपको बता सकूं कि मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं कोई इस वक्त लोन अभी कैरी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट से अपना लोन कवर कर दिया। जो मेरा गाड़ी का लोन था या कोई लोन होता था तो वो मैं कवर कर चुका हूं, इसलिए अब मैं कोई और लोन नहीं लेता। ना मेरा कोई क्रेडिट कार्ड है, ना मैं कोई क्रेडिट कार्ड यूज करता, ना मेरा कोई लोन है, और मैं अपने एसेट्स ही बिल्ड करता हूं। एसेट्स पे ही मैं अगर कोई चीज खरीदनी होती है तो मैं खरीदता हूं, अन्यथा उसको मैं छोड़ देता हूं, उसको बाय नहीं करता हूं, लोन पे नहीं लेता हूं। तो ये आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और शॉर्ट्स ऑफ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाके दे सकूं, और फ्रीक्वेंटली जो है वीडियो लाके दे सकूं। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। तो मिलता हूं आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करेंगे और अच्छे टॉपिक्स भी, ताकि आपको हेल्प मिल सके आपको फाइनेंस और अपना अच्छे से मैनेज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।